अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन की सेना के साथ भारतीय सैनिकों की तनातनी हुई और इसके बाद कई राजनीतिक दलों ने उस पर उल्टी टिप्पणियां भी की। राजनीतिक टिप्पणियों से परे हिंदुस्तानी फौज की ताकत के बारे में जानना होगा दिलचस्प। आज के शो में डालेंगे इस पर नजर। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। 9 दिसंबर को 300 से अधिक चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 17,000 फीट ऊंची चोटी पर कब्जे की फिराक में थे। ठीक वैसे ही जैसे 1999 में करगिल में पाकिस्तानी सेना ने किया था। चीनी सैनिकों ने जैसे ही टेम्पररी वॉल पर लगी तारबंदी को तोड़कर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, मुस्तैद भारतीय सैनिकों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें खदेड़ दिया। इसके साथ एक वीडियो भी वायरल हुआ। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन 2 मिनट 47 सेकंड के इस वीडियो में भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों का जमकर मुकाबला करते हुए दिख रहे हैं। बहरहाल भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की जमकर पिटाई की। चीन की तरफ से घुसपैठ की घटनाएं हमेशा चलती रहती हैं। चीनी घुसपैठ का पैटर्न कहता है कि पीएलए हमेशा हमें पीछे धकेलना चाहती है। इस क्षेत्र में भारतीय सेना की कवच वॉल को पीएलए के सैनिक हर गश्त के दौरान पीछे धकेलने की साजिश करते रहते हैं। चीन के मंसूबे इस बात से पता चलते हैं कि घुसपैठ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 2006 से 2010 के बीच चीनी सेना ने घुसपैठ की 300 कोशिशें की थी। 2015 से 2020 के बीच घुसपैठ की घटनाएं 300 से बढ़कर 600 तक पहुंच गईं। कब्जा बढ़ाकर चीन नई यथास्थिति बनाना चाहता है। दुनिया की सबसे लंबी विवादित सीमा पर 76 हॉटस्पॉट पश्चिमी सेक्टर और 7 पूर्वी सेक्टर में हैं। दोनों सेक्टरों में घुसपैठ का पैटर्न चीन की विस्तारवादी नीति का संकेत देता है। पश्चिमी सेक्टर में घुसपैठ ईस्टर्न से 3 गुना अधिक है। 220 में यह पैटर्न पश्चिम में 10 गुना अधिक था। अब इस पूरे वाकये को 5 पॉइंट में हम आपको समझाते हैं। यह मामला 9 दिसंबर का है। अरुणाचल के तवांग के यांगत्से में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। नंबर 2, तवांग में झड़प के बाद फ्लैग मीटिंग हुई। चीन से कहा ऐसी हरकतें ना करें। भारत के जवाबी हमले के बाद 11 दिसंबर को फ्लैग मीटिंग हुई और मसला शांत हुआ। विवाद वाली जगह से फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं हट गई हैं। चीन को ऐसे एक्शन के लिए मना किया गया और शांति बनाए रखने को कहा गया। कूटनैतिक स्तर पर भी मुद्दा उठाया गया। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सदन के बाहर गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के बाहर कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया है, न उसे करने दिया जाएगा। रक्षा मंत्री के बयान के बाद चीन का बयान भी आया। रक्षा मंत्री के बाद चीन ने भी अपना बयान जारी करते हुए न्यूज एजेंसी एएफपी ने उसको कोट किया। चीन ने कहा कि भारतीय सीमा पर हालात स्थिर हैं। हमने भारत से कहा है कि वो सीमा पर शांति स्थापित करने में हमारी मदद करे। चीन कितनी शांति चाहता है ये हम सब जानते हैं। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ ने अरुणाचल सीमा पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग यानी जंगी उड़ानें शुरू कर दी। तवांग में हुई झड़प से पहले भी चीन ने अरुणाचल सीमा में अपने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने तुरंत अपने लड़ाकू विमान अरुणाचल सीमा पर तैनात किए थे। अब यह देख लीजिए कि आखिर 1962 के बाद से जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, भारत और चीन में कब कब विवाद हुआ। 1962 के बाद पहला विवाद 1967 में सिक्किम तिब्बत बॉर्डर पर चोला के पास हुआ था। इसमें एक भिड़ंत हुई थी जिसमें भारत के 80 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 400 फौजी मारे गए थे। चीन की हरकत 1975 में भी हुई थी, जब अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में चीन ने असम राइफल्स की पेट्रोलिंग टीम पर हमला किया था। इस हमले में 4 भारतीय फौजी शहीद हो गए थे। इसके बाद 1987 में भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग के उत्तर में समदोरांगचू इलाके में झड़प हुई थी और मामला बिना किसी खून खराबे के सुलझा लिया गया था। 2017 में चीन और भारत की सेनाएं 75 दिनों तक एक दूसरे के सामने डटी रही थी। असल में चीन ने यहां सड़क निर्माण का काम शुरू किया था और भारत के सैनिकों ने इस निर्माण के काम को रोक दिया था। 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच एक बार फिर से झड़प हुई थी और भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। अब 2022 में एक बार फिर से जो घटना हुई, इसका जिक्र हम शुरू में कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि बहुत बार हमारे और आपके बीच जो बातचीत में LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा का जिक्र आता है, ये आखिर है क्या। भारत और चीन के बीच सरहद कुल 4056 किलोमीटर की है, जिसको 2 हिस्सों में बांटा गया है।
लेह लद्दाख की उत्तरी सीमा से लेकर उत्तराखंड के नेपाल की सीमा तक भारत चीन बाउंड्री को मैकमोहन लाइन कहा जाता है, जबकि सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सरहद को बीच में भूटान भी पड़ता है, उसको वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC कहा जाता है। अब देखते हैं कि अपनी फौज की ताकत कितनी है। दुनिया में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना भारत की है। हाल में 140 देशों की सेनाओं पर आधारित ग्लोबल फायर पावर GFP एनुअल डिफेंस रिव्यू जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि दुनिया में चौथी सबसे ताकतवर सेना भारत की है। साल 2022 की इस रैंकिंग में अमेरिका टॉप पर है, दूसरे नंबर पर है रूस और उसके बाद है चीन। इंडियन आर्मी के बाद 5वें स्थान पर रही है जापान की सेना और पाकिस्तान 9वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में खास बात यह है कि इसमें तमाम देशों की परंपरागत हथियारों से लड़ने की क्षमता पर ध्यान दिया गया है, न कि एटम बम वगैरह। इसकी वजह यह है कि सभी देशों के पास परमाणु क्षमता नहीं है। इस रैंकिंग में इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि किस देश में किस हथियार प्रणाली के विकास पर काम हो रहा है। जो अभी अधूरा है उसको इस रैंकिंग से दरकिनार कर दिया गया है। GFP इंडेक्स में 50 से ज्यादा पहलुओं पर विचार किया गया। इसमें सैनिकों की संख्या से लेकर तमाम तरह के हथियारों पर गौर किया गया और यह भी देखा गया कि सेना की माली हालत कैसी है। इसके आधार पर यह तय किया गया कि युद्ध की सूरत में वो सेना कहां ठहरेगी। भारत में जितने सैनिक हैं उसमें से 30% से कम ही एक्टिव सर्विस स्टेटस के तहत हैं। चीन और रूस में यह आंकड़ा 60% से ज्यादा है, अमेरिका में तो 70% से ज्यादा। लेकिन भारत में पैरामिलिट्री फोर्स का जबरदस्त बैकअप भी है। इन अर्धसैनिक बलों को भारत के कुल रिजर्व मिलिट्री मैन पावर से मिलाकर देखें तो यह आंकड़ा 36,82,000 हो जाता है। ऐसे सैनिकों को जरूरत पड़ने पर किसी भी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। इस तरह से देखें तो यह आंकड़ा चीन के मुकाबले 3 गुना है। लिहाजा GFP के अनुसार कुल उपलब्ध सैनिकों के लिहाज से भारत के पास 51,32,000 सैनिक हैं। चीन के मामले में संख्या 31,34,000 सैनिकों की है। GFP में यह भी देखा जाता है कि देश की आबादी का कितना हिस्सा हर साल मिलिट्री में भर्ती होने वाली उम्र में पहुंच रहा है। किसी भी देश में कुल उपलब्ध मिलिट्री मैन पावर तय करने में यह पहलू काफी अहम होता है। भारत इस मामले में चीन और बाकी दूसरे देशों से काफी आगे है। अनुमान है कि भारत की आबादी का करीब 1.7% हिस्सा यानी लगभग 23 लाख लोग हर साल मिलिट्री एज में पहुंचते हैं। वायुसेना की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स दुनिया में चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। इसके पुराने पड़ते विमान हालांकि चिंता पैदा करते हैं। यही वजह है कि एयर पावर की बारी आने पर GFP 2022 की रैंकिंग में भारत और टॉप 3 देशों के बीच जो अंतर है वो काफी बड़ा दिखता है। टोटल एयर फ्लीट में सशस्त्र बलों की हर इकाई के हर तरह के फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग एयरक्राफ्ट को शामिल किया जाता है। इस पैमाने पर अमेरिकी वायुसेना भारत के मुकाबले 6 गुनी ज्यादा बड़ी है। रूस का एयर फ्लीट भारत के मुकाबले तकरीबन 2 गुना है। चीन से ओवरऑल तुलना करने पर अंतर भले ही कम दिखता है, लेकिन स्पेशल एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की संख्या के लिहाज से भारत काफी पीछे है। अटैक हेलीकॉप्टरों का ही उदाहरण लें तो ये युद्ध के लिहाज से बेहद अहम होते हैं। ये आर्मी या एयरफोर्स सर्विसेज के तहत रखे जाते हैं। बख्तरबंद गाड़ियों या खंदकों में छिपे दुश्मन के सैनिकों से निपटने में इनका काफी उपयोग होता है। चीन के पास ऐसे 281 हेलीकॉप्टर हैं और वो GFP इंडेक्स में तीसरे पायदान पर है। भारत के पास ऐसे केवल 37 हेलीकॉप्टर हैं, लिहाजा भारत की रैंकिंग 17 है। अमेरिका के पास इस तरह के 843 हेलीकॉप्टर हैं। साल 2022 की इस रैंकिंग में भारत को 2 मामलों में टॉप 5 में शामिल किया गया है। ये दोनों पहलू लैंड फोर्सेस कैटेगरी के हैं। एक पहलू है कॉम्बैट टैंक फ्लीट साइज का और दूसरा है टॉड आर्टिलरी का। टॉड आर्टिलरी यानी ऐसे हथियार जो युद्ध क्षेत्र में मूवमेंट के हिसाब से तैयार किए गए हों। इस मामले में रूस और साउथ कोरिया के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। चीन 10वें और अमेरिका 12वें पायदान पर है। भारत के पास दुनिया में 5वां सबसे बड़ा कॉम्बैट टैंक फ्लीट है, लेकिन आधुनिक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बारी आने पर भारत थोड़ा पीछे दिखता है। इस मामले में इसकी 37वीं रैंक है। यहां तक कि इसमें पाकिस्तान भी हमसे थोड़ा आगे है। मिस्र, तुर्की, यूक्रेन, म्यांमार और कुछ छोटे मोटे यूरोपीय देश भी भारत से आगे हैं। भारत के पास ऐसे 100 सिस्टम हैं। चीन के पास ऐसी 4120 प्रणालियां हैं। 6754 फ्लीट साइज के हिसाब से सबसे आगे है रूस। इस कमी को पूरा करने के लिए इंडियन आर्मी अभी मॉडर्नाइजेशन के 93 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इनमें से कई में बातचीत खरीद के स्तर तक पहुंच गई है।
जो ताज़ा आंकड़े हैं उनके हिसाब से इन प्रोजेक्ट्स की वैल्यू 1.37 लाख करोड़ रुपए की है। अब बारी है नौसेना की। भारत के पास कुल 295 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। इस तरह 140 देशों के बीच भारत की नौसेना 7वें नंबर पर है। 777 युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ सबसे आगे है चीन। हालांकि भारतीय नौसेना बहुत तेजी से विस्तार कर रही है और स्पेशल युद्धपोतों के मामले में यह काफी आगे है। मिसाल के तौर पर मल्टी रोल फ्रिगेट के मामले में भारत 5वें स्थान पर है और डिस्ट्रॉयर के मामले में 6ठे स्थान पर। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत विक्रांत इस साल नौसेना में शामिल हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक हाल में INS विक्रांत को नौसेना में शामिल कर भारत दुनिया का ऐसा 7वां देश बन गया है जिसके पास विमानवाहक पोत निर्माण की क्षमता है। हालांकि चीन ऐसे तीसरे युद्धपोत को अपनी नौसेना में शामिल करने वाला है। इस मामले में 11 विमानवाहक युद्धपोतों के साथ अमेरिका सबसे आगे है। GFP रैंकिंग में उन प्रोजेक्ट्स पर विचार नहीं किया जाता जो विकास के चरण में है और इसीलिए भारत जो है वो चीन, ब्रिटेन और इटली से भी पीछे दिखता है। इन सभी देशों के पास चालू हालत में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। उम्मीद है कि साल 2023 में इस मामले में भारत की रैंकिंग बढ़ जाएगी। GFP के मुताबिक भारत का रक्षा बजट 49 अरब 60 करोड़ डॉलर का है, यानी लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपए का। भारत इस पैमाने पर 140 देशों के बीच 6ठे स्थान पर है। 770 अरब डॉलर के डिफेंस बजट के साथ सबसे आगे है अमेरिका, उसके बाद 250 अरब डॉलर के साथ चीन दूसरे और 154 अरब डॉलर के रक्षा बजट के साथ रूस तीसरे स्थान पर है। ब्रिटेन का रक्षा बजट 68 अरब डॉलर का है और जर्मनी का 50 अरब डॉलर का। हालांकि अगले वित्त वर्ष के लिए पेश किए गए आम बजट में भारत ने रक्षा मंत्रालय का बजट बढ़ाया है। सेना के आधुनिकीकरण के प्रयासों के लिहाज से यह अच्छी बात है। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सीनियर फेलो समीर पाटिल ने हाल ही में एक जगह एक एनालिसिस लिखी थी। उसमें कहा था उन्होंने कि वित्त वर्ष 2023 के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने रक्षा मंत्रालय को 5,25,166 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और ये पिछले साल के आवंटन से 10% ज्यादा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि रक्षा क्षेत्र के लिए कुल आवंटन में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखे गए हैं, यानी नए हथियार, लड़ाकू विमान, युद्धपोत और दूसरे सैन्य उपकरण खरीदने में इनका उपयोग होगा। ताजा बजट में सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भरता पर जोर बढ़ा है। अभी सऊदी अरब के बाद अगर कोई देश सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है, आयात करता है, तो वो भारत है। अगर देश में डिफेंस प्रोडक्शन को कायदे से बढ़ावा दिया जाए तो इंपोर्ट बिल तो घटेगा ही, भारत की सेना की ताकत भी बढ़ेगी। हालांकि देश में कुछ राजनीतिक दल और नेता ऐसे हैं जो सेना को लेकर ऐसे बयान देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि सेना का मनोबल कम हो सकता है। लेकिन देश के लोग सेना का सम्मान करते हैं और हर क्षेत्र के लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में कर्तव्य निभाने के लिए तैनात सैनिकों के लिए अपने संदेश आवाज द वॉइस के जरिए भेजे हैं। ये संदेश है आवाज द वॉइस के जरिए। ताकत वतन की हमसे है। उनके कैंपेन के लिए मेरे बहादुर जाबाज साथियों की, जो फौजी जो अपने परिवार से दूर दराज इलाके में बर्फीले चट्टानों में आंधी आए या तूफान, जो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी जानों पे खेलकर हर तूफान का सामना करते हैं, हर किस्म का, हमारी सरहदों को बचाते हैं। उनकी वजह से आज की तारीख में हम चैन से अपने घरों में रह सकते हैं, सो सकते हैं, काम कर सकते हैं। एक हमने कसम ली थी जब हम फौज में, हमको प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज कमीशन जब इट वाज अवॉर्डेड टू अस, which said, which is the Chetwood Credo, which said, the safety, honor, welfare of your country come first, always and every time. The honor, welfare and comfort of the men you command comes next. Your own ease, comfort and safety
comes last, always and every time. तो दोस्तों, when you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. जय हिंद। नमस्कार, आदाब, मैं तौसीफ रहमान। आज का वीडियो काफ़ी ख़ास है और आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले अपना सलाम और प्यार और बहुत सारा स्नेह मैं उन जवान भाइयों को देना चाहता हूं जो इस वक्त इस बर्फीले मौसम में उस बर्फ़ के पहाड़ के पीछे हमारे रक्षा के लिए इतने कठिनाइयों में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जिनके वजह से हम आज ये वीडियो बना रहे हैं इस एसी के गाड़ी में बैठकर आराम से, और ये सिर्फ उनके वजह से है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हम 3 वक्त का खाना खा रहे हैं, अपने छतों में रह रहे हैं, ये आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, शहरों में, गलियों में, अपने मोहल्ले में जो ये आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं अपने दुश्मनों से अलग होकर, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे भारत के उन सैनिक के लिए। अगर वो सैनिक नहीं होते, अगर आज वो जवान नहीं होते, अगर आज आर्मी की पूरी टीम नहीं होती, पूरी बटालियन नहीं होती, कैंटोनमेंट नहीं होता, तो शायद हम और आप जिस तरीके से आराम से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जी रहे हैं, शायद वो पॉसिबल नहीं होता। उन सब को मेरा सलाम। और मैं आपको बताना चाहता हूँ और उन दुश्मनों को बताना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि हिंदुस्तान की आर्मी के कुछ लाख जवान आपके साथ लड़ रहे हैं। आपको मैं ये बताते चलूँ कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी आपके साथ है, आर्मी के साथ है, उन जवानों के साथ है जो इस मुस्तैदी से उस बर्फीले मौसम में, उस बर्फीले पहाड़ में अकेले अपने फैमिली से दूर, अपने नन्हे बच्चों से दूर, अपने माँ से दूर, अपनी बहन से दूर, अपनी बीवी से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर होकर बैठकर सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए और आपके लिए रक्षा कर रहे हैं। हम जीते हैं हंसते गाते, हम जीते हैं हंसते गाते, हर पार्टी में धूम मचाते, मस्ती में रहते हैं हरदम। कभी सोचा क्यों, कभी सोचा क्यों, कभी जाना क्यों, वो दूर कहीं एक योद्धा, वो दूर कहीं एक योद्धा खड़ा सीमा के छोर पर -60 में, वो दूर कहीं एक योद्धा खड़ा सीमा के छोर पर -60 में, करता हमारी सुरक्षा, करता हमारी सुरक्षा, लिए बंदूक हाथ में। जब हम बैठे हैं रजाई में, वो ओढ़ते हैं बर्फ की चादर। मेरे देश के वीरों तुमने, मेरे देश के वीरों तुमने, मेरे भारत को है संवारा। है नमन तुम्हें, है नमन तुम्हें ऐ वीरों, है नमन तुम्हें ऐ वीरों। तुम खुद को अकेला न जानो, तुम खुद को अकेला ना जानो, देश पूरा तुम्हारे साथ है, हम सब साथ साथ हैं। जय भारत माता, जय भारत के वीरों। I am Dr. Farah Ghaus, an anatomist by profession, and I am going to recite a poem in honor of all the soldiers who are guarding our nations day and night. Standing on that border and looking at the sunrise, he knew another day had begun, a day of bloodshed again. He turned back and saw the camp they had set up, a one batch of happy faces, now cowering in pain and sadness. He walked the length of the camp and saw the pyres still burning. He remembered the smiles of his friends and how they would tell back stories of home, how they were all waiting to get home. But all that would be going of them now would be ashes. Or would they go too? For the war is not yet over. He was about to shed a drop of tear
when a voice at the back of his head said, "The reason the entire country is waking up stressless and without worry is because they know that you are here. If you go weak and falter, so will the people of the country." And he regained his posture. Yes, he is the Indian Army, the ones who make sure we sleep peacefully, even though they may be up all night. The ones who make sure we are protected, even though they may be exposed to all kinds of weather. Thank you and Jai Hind. भारत की सेना जिसने चीन की धोखेबाज गद्दार सेना को खदेड़ कर देश का ही नहीं पूरी दुनिया में देश का तिरंगा और देश की सेना का नाम ऊंचा किया है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और सलाम करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा काम करके ना सिर्फ देश के नागरिकों पूरी दुनिया के हर इंसान को, अच्छे सेकुलर को, हर अच्छे इंसान को ये पैगाम दे दिया कि हिंदुस्तान की सेना किसी भी कीमत पर कमज़ोर नहीं है। बल्कि ये तो चीन है, देश हिंदुस्तान की सेना ने बड़े से बड़े दुश्मनों को हमेशा पूरी तरह से हराया है और उनको पूरी तरह से खदेड़ा है। तो हमें फ़ख्र है कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं, हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें फ़ख्र है कि हम अपने घरों पे सो रहे हैं। हमारे देश की सेना पूरी तरह से हमारी रक्षा के लिए लगी हुई है और हम गर्मी सर्दी हर तरह के मौसम में अपने घरों पर रहते हैं। वो इस तरह की ठंड या गर्मी या सर्दी में वो हमारी रक्षा के लिए खड़े हुए होते हैं। चाहे जिस हालात में भी दुश्मन हमारे देश पर अटैक करे, जिस हालात में भी हमारे देश पर कोई दुश्मन सामना करे, तो हमारी हिंदुस्तान की सेना सक्षम है और उनको पूरी तरह से खदेड़ती है, जैसा कि चीन की सेना को खदेड़ के दिखाया है। तो हमारे देश की सेना पूरे और फौज पूरे दुनिया के अंदर जानी जाती है। आज के शो में इतना ही। ट्विटर पर आप हमारे अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। आवाज़ द वॉइस को फॉलो करें @आवाज़ द वॉइस HN यानी हिंदी, और मुझे फॉलो करें @manjeet2007 पर। नए साल की अनंत शुभकामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ इस साल का अंतिम नमस्कार। जय हिंद।